तो लास्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनके लिए झटपट मैं कुछ बता देता हूं कि हमने लास्ट एज वेल एज लास्ट टू लास्ट के दो लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो बच्चों हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपका लिक्विडिटी और रिटर्न बढ़ेगा, मतलब पैसे झटपट वापस आ जाएंगे, रिटर्न्स भी ज्यादा आएंगे बट सेफ्टी बहुत कम, पुअर हो जाएगी एकदम। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपकी सेफ्टी तो ज्यादा होगी बट रिटर्न्स भी कम होंगे और कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश भी पुअर रहेगी। गॉट इट? तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए ज्यादा सेफ्टी चाहिए। सर दोनों नहीं मिल सकता, नहीं दोनों नहीं मिल सकता, दोनों में से एक मिलेगा। गॉट इट क्लियर? सो कॉल्ड आगे चलते हैं। ये सपनिल और मेधा की एक स्टोरी थी जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया गया था। देयर आफ्टर चिल्ड्रन इस स्टोरी में यू वर टॉट कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये सबको समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। एज सिंपल एज 500 रुपए मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। योर मनी इज नॉट इन्वेस्टेड एट वन प्लेस, रादर इट इज स्प्रेड अप एंड इन्वेस्टेड एट मेनी प्लेसेस। तो अगर आपने हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो भी इन्वेस्ट किया, तो वो किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं होता, वो चार पांच जगह इन्वेस्ट होता है। वो चार पांच कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट होता है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा, योर मनी विल ग्रो। किसी का प्राइस घटा, योर मनी विल गो डाउन। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जनरली लॉस के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपने लेटेस्ट से टाटा के शेयर खरीद लिए, फुल स्टॉप, शेयर प्राइस गो डाउन एंड यू सफर लॉस। बट अगर 5,000 रुपए आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो सो कॉल्ड आपका पैसा प्रोफेशनली, आपका फंड मैनेजर, नॉट एडवाइजर, फंड मैनेजर 10 जगह इन्वेस्ट करता है उस पैसे को। तो आपका 5,000 रुपए एक प्लेस पे इन्वेस्टेड नहीं है, 5 प्लेसेस, 6 प्लेसेस इट इज इन्वेस्टेड। तो किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम हुआ, किसी का बढ़ा, तो ओवरऑल यू हैपन टू गेट गुड अमाउंट ऑफ गेन एक्चुअली। देर आफ्टर अगर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए म्यूचुअल फंड में, मार्केट गिर जाए, यू मे सफर लॉस। बट अगर आपका कोई ब्रोकर, आपका कोई फंड मैनेजर पैसा लेके भाग जाए, तो हु इज गोइंग टू सेव यू? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीन पर्पसेस हैं इसके, आप सबको पता होना चाहिए। टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू रेगुलेट। ये तीन कामों के लिए बेसिकली सेबी को बनाया गया था, पीपीआर। तो तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बातें सही बताना कि लोग घबराए ना, डरे ना। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एंड टू रेगुलेट द होल फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो इंडिया में जो लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से डरते हैं, उसका रीजन वो 90s के स्कैम्स हैं बेसिकली। उन्होंने इतना ज्यादा डर क्रिएट कर दिया। तो 99% जनता तो ये जानती है दैट इट इज अ बेट, बेसिकली ये सट्टा जुआ गैम्बलिंग है। रियलिटी में ऐसा नहीं है, और इससे ट्रांसपेरेंट बिजनेस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उस समय कैश में काफी इन्वेस्टमेंट होता था, लोग भाग जाते थे पैसा लेके। बट आज जो माहौल है, दैट इज अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। एक जमाना था जब रेलवे एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन थे इंडिया में, बट उसके बाद इतना डेवलपमेंट हो गया रेलवे का कि अब प्रैक्टिकली एक्सीडेंट्स थोड़े कम होते हैं। इधर इस साल में थोड़ी 7.5 लगी हुई है तो 2-3 हो गए, बट जनरली रेलवे एक्सीडेंट्स हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो वैसा ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट में भी हुआ। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, एनएवी मैंने आपको बताया था होता क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं। मान लीजिए कि टोटल किसी म्यूचुअल फंड हाउस में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और टोटल इनके पास जो असेट्स हैं अराउंड 2 लाख रुपीज इनके ऑब्लिगेशंस हैं। सो ये डिफरेंस हो गया बच्चों 18 लाख, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1 लाख। तो जब 18 लाख को आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 18 रुपीज, और इसे बोलते हैं व्हाट? नेट असेट वैल्यू। व्हाट इट? इसी पे एक काम थोड़ा आज ज्यादा होना है, तो इसका एक थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई फंड मैनेजर है, एंड फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर XYZ, और इसने पब्लिक से 20 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट मार्केट में करवाया हुआ है। गॉट इट? तो इसने 20 लाख रुपीज में शेयर्स, बॉन्ड्स, सो कॉल्ड गोल्ड, रियल एस्टेट, इन जगहों पे पैसा लगाया है। आपका ये 20 लाख रुपीज जो इसने लिया, इट इज डिवाइडेड इनटू सो कॉल्ड, लेट अस से, इसकी वैल्यू जरा मैं चेंज करता हूं, डोंट टेक इट 20 लाख, टेक इट 15 लाख। तो 15 लाख रुपए सो कॉल्ड इसने पब्लिक से बटोरे, और 1 लाख पीसेस में उसको क्रिएट कर दिया। सो डिवाइडिंग 15 लाख रुपीज बाय 1 लाख यूनिट्स, एक की वैल्यू कितनी आएगी चिल्ड्रन? 15 रुपए। आप इसे बोलते हैं व्हाट इज नोन एज यूनिट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? इज दैट क्लियर?
आफ्टर 3 months ये जो 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था ये बढ़ के हो जाता है चिल्ड्रन 20 lakhs। और ये जो फंड मैनेजर है, ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये फ्री में तो काम करेगा नहीं, इसे सो कॉल्ड पैसे चाहिए, तो ये अपने कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी करेंगे। तो 15 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के हो गई 20 लाख रुपए। 2 लाख रुपए उन्होंने एक्सपेंसेस के लिए अलग से रख दिया, तो जो टोटल वेल्थ 15 लाख की थी दैट हैज ग्रोन अप टू 18 लाख एंड नंबर ऑफ यूनिट्स एज इट इज कितनी है 1 लाख। तो आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18। तो 15 रुपए की यूनिट हैज गॉन अप टू 18। तो इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। वैल्यू क्यों बोलते हैं भाई? इट इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एसेट क्यों बोल रहे हैं? भाई आपकी होल्डिंग है। नेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपने एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस कर दिया। तो एज एट टुडे आपके घर की वैल्यू मान लीजिए 5 करोड़ रुपए है और पापा ने कभी उसको खरीदा था लेटर से 2.5 करोड़ रुपए में, तो टुडेज वैल्यू इज नोन एज नेट एसेट वैल्यू 5 करोड़। सबको समझ में आ गया एनएवी क्या होती है? तो एनएवी इज द प्राइस जिसको आप डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करते हो वेदर इट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन। सर ये बढ़ती घटती कैसे है? भाई जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है मार्केट बढ़ेगा तो दीज वैल्यूज विल गो अप, मार्केट गिरेगा दीज वैल्यूज विल गो डाउन। खोपड़े में बात गई। एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एट द टॉप वेयर माय नेम इज मेंशन्ड बिलो दैट फोलियो नंबर, फोलियो मतलब पेज नंबर जहां पे मेरा रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन करते हैं। देन वी हैव रेगुलर प्लान। सर रेगुलर प्लान का मतलब थ्रू फंड एडवाइजर, फंड मैनेजर नहीं, फंड एडवाइजर जिसको एजेंट बोलते हैं, एजेंट के थ्रू इन्वेस्टेड है तो रेगुलर है। अगर मैं डायरेक्टली कंपनी को पैसा दूं तो रेगुलर की जगह डायरेक्ट हो जाएगा। सर फर्क क्या पड़ेगा? ये जो आपको परसेंटेजेस नजर आ रहे हैं ना 35.12 एनुअलाइज चिल्ड्रन, ये जो 35.12 है दिस विल प्रैक्टिकली बी अ बिट डिफरेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा? अब 1.5% अप्रोक्सीमेटली ये बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एनएवी नजर आ रही होगी चिल्ड्रन 124.1448 पैसे। सबको नजर आ रहा है? यस। तो उसके नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको, लास्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड वाज ऑन 29th ऑफ सितंबर। हर मंथ के एंड में ही इन्वेस्ट होता है। और सब में एक आगे वर्ड लिखा है ट्रांजैक्शन टाइप में चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट वर्ड? एसआईपी एसआईपी एसआईपी। अब बच्चे कहेंगे सर एक तरफ आप कहते हैं हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और हमको झूठ बोल के बताते हैं एसआईपी है। बच्चों म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही चीज होता है। जब आप लमसम डिपॉजिट करते हो, वेन एवर यू फील लाइक, द वर्ड इज म्यूचुअल फंड, द वर्ड इज म्यूचुअल फंड। व्हाट इट? जब आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। होता ये भी म्यूचुअल फंड ही है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल के टीचर ने बोला टुमारो आप पीटीएम इज शेड्यूल्ड, प्लीज कॉल योर पेरेंट्स, और दूसरे बच्चे से कह रहे कॉल योर फादर और मदर। सर ये बड़ी पार्शियलिटी हो रही है, एक के पेरेंट्स को बुला रहे हैं, एक के फादर और मदर को बुला रहे हैं। अरे बात वही है, पेरेंट्स जो है वो कॉमन नाउन हो गया, व्हाट इट क्लियर, फादर और मदर ये स्पेसिफिक हो गया थोड़ा सा। अगर टीचर कह रहे हैं कॉल योर पेरेंट्स और गार्जियंस, सर हाँ मोबाइल में गार्जियन ऐप है, अब जिसने ऐप बनाया उसको बुला के लाएं। पेरेंट्स और गार्जियंस का मतलब पापा मम्मी ना आ पाए तो भाई चाचा चाची जी भी आ सकते हैं, दादा दादी जी भी आ सकते हैं, कोई भी आपसे बड़ा आ सकता है। समझ में आ गया? बट बड़े भैया और दीदी को मत ले आइएगा जिनको आप ब्लैकमेल करते हैं, तो वो गार्जियन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। खैर, तो ये कंफ्यूजन खत्म हो गया कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग होता है, दोनों एक ही होता है। आज हमको एसआईपी पे ही ज्यादा बातें करनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एनएवी 122 रुपए थी, फिर 118 रुपए थी, फिर 115 रुपए थी। सर ये तो कम है, तो भाई पुराना खरीदा तो कम ही है, अब मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहली एनएवी देखिए क्या थी चिल्ड्रन, जो मैंने 27/11/2018 को इन्वेस्ट किया था 39 रुपीज, और आज 124 रुपए है। तो मेरा पैसा 5 साल में 4 गुना बढ़ गया, 5 साल में लगभग 4 गुना बढ़ गया। इसीलिए 35% का आपको रिटर्न नजर आ रहा है, दैट इज एनुअलाइज्ड। और सर ये एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो बकवास का होता है, इसको नहीं देखते हम लोग। जितना आपने लगाया और जितना आज है दैट इज एब्सोल्यूट। और अगर वो बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करें कि भाई बैंक आपको 7%, 7.25% देता है, उसके हिसाब से ये 35% है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हैंड क्यूरेटेड, वेल रिसर्च है, इसीलिए परसेंटेज नजर आ रहा है। नहीं तो कुछ लोग तो कहते हैं अरे बेकार है स्टॉक मार्केट, कोई पैसा बढ़ता बढ़ता नहीं है एंड ऑल दैट। तो सबको ये समझ में आ गया एनएवी क्या होती है बच्चों, कैसे कैलकुलेट होती है? दिस इज ऑल्सो टोल्ड कि जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी आपके इन्वेस्टमेंट्स की एक म्यूचुअल फंड में, माइनस उसके खर्चे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आ जाती है एनएवी। तो एनएवी एक तरह का ट्रैकिंग है
एक तरह की वैल्यू है जो आपको पता लगती रहती है दैट योर मनी इज गोइंग और फॉलिंग डाउन। समझ में आ गई बात? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलिए, तो सबको एनएवी समझ में आ गया? हाउ डज इट मूव अप एंड डाउन ये भी बता दिया। चार्जेस दो तरह के होते हैं। व्हेन यू इन्वेस्ट इन द फंड, आई रिपीट, व्हेन यू इन्वेस्ट इन द फंड, उस समय कुछ चार्जेस कटेंगे। जब आप पैसे निकालोगे तो थोड़ा सा कट पिट के आपको मिलेगा। तो जाते समय, इन्वेस्ट करते समय जो चार्जेस लगे, इट इज एंट्री लोड। इंडिया में मेजोरिटी खत्म हो चुका है ये। बट जब आप पैसा निकालते हो तो थोड़े से आपके पैसे कट जाते हैं, 1%, 1.5%, 2% नॉमिनल सा। इट इज नोन एज एग्जिट लोड। व्हाट? तो लगाते टाइम 5,000 रुपए आपने लगाए, 100 रुपए आपके काट लिए गए, इट इज एंट्री लोड। गॉट इट क्लियर? पहले ये परसेंटेज में होता था, हर महीने जब आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा। अब ऐसा नहीं होता। जो इनके एक्सपेंसेस हैं ये उसी में से मैनेज करते हैं। जो प्रॉफिट ये कमाते हैं, मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैंने आप सबके 100 करोड़ रुपए मार्केट में लगवाए, 3 महीने के अंदर वो वैल्यू 102 करोड़ हो गई। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़ रुपीज में मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने निकाल लिए, 1 करोड़ 99 लाख हम आप लोगों में बांट देंगे। वॉट इट? अगर आप अपने पैसे 6 महीने से पहले निकालते हो, एग्जिट लोड ज्यादा हो। 1 साल के बाद निकालते हो, थोड़ा सा कम। 2 साल के बाद निकालते हो पैसा, और कम। 3 साल के बाद निकालते हो तो जीरो। इंडिया में जनरली 3 साल के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी से अपना पैसा निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। बट अर्ली निकाल लेंगे तो थोड़े से पैसे काट लेते हैं ये लोग। ओके, तो एंट्री लोड, एग्जिट लोड भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अलग अलग टाइप ऑफ स्कीम्स की हम बात कर रहे थे बच्चों। इक्विटी म्यूचुअल फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में लगाएगा। हाई इन रिस्क एंड हाई इन रिटर्न्स। एक डायग्राम होता है प्रोट्रैक्टर टाइप जो आपको रिस्क और रिटर्न बताता है चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं उसको? कौन सा मीटर? रिस्कोमीटर। किसकोमीटर नहीं, रिस्कोमीटर। डेट फंड्स, जो आपका पैसा बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में लगाएगा। रिस्क इज वेरी लेस, डेफिनेटली रिटर्न्स आर ऑल्सो कंपेरेटिवली लेस। 5, 6, 7% का रिटर्न, 8% बस। बैलेंस चिल्ड्रन, कुछ पैसा डेट में लगेगा और कुछ पैसा शेयर्स में। टैक्स सेविंग, इसको जनरली बाजार की भाषा में बोला जाता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चिल्ड्रन, अगर आप 10 लाख रुपए साल कमा रहे हैं और आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिया टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी 8.5 लाख रुपए इज योर टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स पढ़ने की ख्वाहिश हो तो मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई दे दूंगा। 8.5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है, आपको इस इनकम पे हमें टैक्स देना है। 1.5 लाख रुपए जो आपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लगाया, हम इसे आपकी इनकम नहीं मानते, बट इस पे जो रिटर्न्स होंगे कल को वो टैक्सेबल होंगे। लॉजिक समझ में आ गया? वो टैक्सेबल होंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है चिल्ड्रन, विद इन 12 मंथ्स अगर आपने कुछ पैसा कमाया, व्हाट इट क्लियर, कमाया इन द सेंस आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसे बेच के पैसे ले लिए, अगर इन्वेस्टेड है और आपका पैसा बढ़ रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई रिपीट, योर मनी इज इन्वेस्टेड एंड इट इज ग्रोइंग अप, तो ये कोई इनकम रिसीव थोड़ा है, इस पे कोई टैक्स नहीं है। तो आज आप 1 लाख लगाते हैं, 11 महीने के बाद वो 1,16,000 हो गया, आपने निकाल लिया पैसा, 16,000 का प्रॉफिट कमाया। अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15% प्लस 4% का ईसेस आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर सर हमने 1 साल से ज्यादा के लिए म्यूचुअल फंड होल्ड किया फिर बेचा, तो बच्चों लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ, सम केसेस में 20% है एंड इन सम केसेस इट इज 10%। बट इस पे 1 लाख का एग्जेम्पशन भी है। सर मतलब आप पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल आपने मान लीजिए 25 लाख रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और ये वैल्यू बढ़ के हो जाती है मान लीजिए 46 लाख। हाउ मच? पहले तो 46 लाख में 1 लाख रुपए घट जाएगा, कितना बचा? 45। 25 लाख पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि भाई 25 लाख रुपए पिछले 10 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले महंगाई कम थी, आज महंगाई बढ़ गई, उस समय का 25 लाख आज कितना होता? फॉर्मूला कह रहा है 38 लाख होता।
इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन वर्ड। व्हाट? ये आप टैक्सेशन में पढ़ेंगे, अभी आप चिंता मत करिए। व्हाट इट क्लियर? किसी समय बता दूंगा, डोंट वरी। 38 लाख माना जाएगा हैज गॉन अप टू 45। तो 7 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20%। सर बचाने का कोई तरीका? बिल्कुल है। अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर से म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, आपको कुछ लेवल तक टैक्स और बच जाएगा। सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि अभी कहां पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 साल के लिए पैसा कैपिटल गेन सेविंग स्कीम में, बैंक में एक अकाउंट खुलता है स्पेशल टाइप, वहां जमा कर दीजिए। विद इन 2 ईयर्स अच्छे इन्वेस्टमेंट नजर आ जाए तो वहां जमा कर दीजिएगा पैसा। सर नहीं मिला 2 साल में भी, अब तो कुंडली ही खराब है, तो भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी से थोड़ा बहुत बढ़ के था, बट मेरे को लगा टैक्स की बात आई है तो जितना आता है उगल दूं आपके सामने। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो 12 महीने के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और अपना पैसा निकाल लिया तो टैक्स लगेगा 15% का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई छूट नहीं मिलती इस पे। समझ में आ गया? देना है तो देना है। बट अगर 1 साल से 12 महीने से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है बच्चों, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? वो भी ये नहीं कि जितना लगाया और जितना उसका डिफरेंस, नो नो नो। उस पर एक फॉर्मूला चलता है कि उस समय मेरे जो 25 लाख रुपए 10 साल से लगते चले आ रहे हैं, आज इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा 38 लाख होता, और आपने 45 लाख रुपए में सो कॉल्ड चीजों को बेचा है, तो 7 लाख रुपए आपका गेन हो जाएगा। मतलब बेचा तो 46 लाख में था, 1 लाख रुपए का स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है। ये बच्चों नाटक इंडिया में 1 अप्रैल 2018 से चालू हुआ है। इसके पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पे टोटली एग्जेम्प्ट था। बहुत पैसा लोग लगाते थे, क्योंकि इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जहां पे लॉन्ग टर्म पे टैक्स वाज 0। गवर्नमेंट ने क्या देखा, भाई लोग तो खूब पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ ना धो लें, पूरा नहा लें। गॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया। 31 मार्च 18 तक अगर आपका पैसा बढ़ा है तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद जब जितना बढ़ेगा हम उस पर टैक्स लेंगे। पुराने लोगों को ये फायदा भी दिया है। समझ में आ गया? अरे कोई मान लिया 90s से इन्वेस्ट करता चला आ रहा है, किसी ने 2001 में इन्वेस्ट किया, 17-18 साल में तो बढ़िया पैसा हो गया उसका, तो उनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन भी दिया कि भाई आपका वो वाला पैसा छोड़ देंगे जो 31 मार्च 2018 तक था। 31 मार्च 2018 को जो वैल्यू थी उसके ऊपर जितनी बढ़ेगी वो टैक्सेबल होगी, वहां तक कोई टैक्सेबल नहीं होगा। तो मान लीजिए आपके पापा इन्वेस्ट कर रहे थे राइट फ्रॉम द ईयर 2005, 18 तक उनका पैसा मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हो गया, और प्रिंसिपल मनी जो इन्वेस्ट किया था वो 40 लाख रुपए था, तो 60 लाख का गेन आपके पापा का एग्जेम्प्ट है। 1 करोड़ के ऊपर मान लीजिए आज की तारीख में वो 1 करोड़ 5 लाख हो जाता है, तो पापा को, या मान लीजिए 1 करोड़ 25 लाख हो जाता है, तो 25 लाख में पापा को अब LTCG देना पड़ेगा। तो वो 40 से 1 करोड़ का जो डिफरेंस था वो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो 31 मार्च 2018 तक की जो वैल्यू थी, अगर वहां तक कोई पैसा कमा रहा है तो व्हील एग्जेप्ट, ये स्पेशल रूल उस समय आया था। तो 1 अप्रैल 2018 के बाद इंडिया में लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। बट आज भी एक बहुत बड़ा इसमें फायदा है, एक तो ये आपको 1 लाख रुपए छूट जाता है, समझ में आ गया, और कहीं तो इतना भी नहीं छूटेगा। दूसरी चीज, आपने जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया चिल्ड्रन, यहाँ पे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 3 साल का है, वेयर बैंक में अगर आप टैक्स सेविंग FD करवाते हो तो इट इज 5 ईयर। तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए म्यूचुअल फंड में और टैक्स बचाना है तो गो फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 3 साल में आपका पैसा लौट आएगा। बट बैंक में अगर आप FD करवाते हो तो वो FD कम से कम 5 साल बाद ही मैच्योर होगी, 5 साल बाद ही टूटेगी, बीच में पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ये एक एडवांटेज स्टिल म्यूचुअल फंड में होता है। समझ में आ गया? एंड अबव ऑल चिल्ड्रन, इतना पैसा म्यूचुअल फंड में बढ़ के आपको मिल जाता है, आपके गेन पे टैक्स लग रहा है ना, आई रिपीट, आपके गेन पे। ये जो 7 लाख है भी, इस पे आपको 20% टैक्स देना है, कितना होगा? 1,40,000। तो आप ऐसे जोड़िए, 25 का 46 हुआ है ना, 21 लाख में 1,40,000 चला भी गया, कितना आया? 6.25% के आसपास, 6.25% के आसपास। अगर यही पैसा लॉटरी से कमाया होता 30% टैक्स लगता। समझ में आ गया? हाउस प्रॉपर्टी का किराया होता आपका मान लीजिए, और आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो भी इस पे 30% टैक्स लगता है। हाँ, आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री पे ठीक ठाक टैक्स लगने लग जाएगा, अभी प्रैक्टिकली कम है, तो कमा लीजिए जितना कमाना है अभी। अंडरस्टैंडिंग? तो सबको समझ में आ गया बच्चों? पक्का? तो फिर से एक बार, जो सिर्फ पैसा शेयर्स में लगा वो इक्विटी, जो बॉन्ड्स में लगा वो डेट फंड्स, दोनों में लगा बैलेंस्ड।
ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जिसपे गवर्नमेंट आपकी इनकम को छोड़ दे, इट इज टैक्स सेविंग। बट इस म्यूचुअल फंड की जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, सिर्फ प्रिंसिपल मनी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फाइन। जब मन करे पैसा लगाओ, जब मन करे पैसा निकाल लो। एनी टाइम इन्वेस्टमेंट, एनी टाइम विड्रॉल। द म्यूचुअल फंड इज नोन एज ओपन एंडेड। तो सर ये इक्विटी वाला कौन सा होता है? ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है। तो इक्विटी, डेट, बैलेंस और टैक्स सेविंग का मतलब वेयर मनी इज इन्वेस्टेड, व्हाट, वेयर। तो ये जो इक्विटी, डेट, बैलेंस और टैक्स से चल रहे हैं, ये वेयर के बेसिस पे क्लासिफाइड है। और ये जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड है, ये टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाइड है। सो whensoever you feel like invest, whensoever you feel like take out your money, the mutual fund is ओपन एंडेड। इसको परपेचुअल भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड, फिक्स्ड डेट्स आर देयर, उन्हीं डेट्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं डेट्स पे आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये नहीं जब आपका मन किया यू कैन इन्वेस्ट, जब आपका मन किया आप निकल लें, ऐसा नहीं होता। तो बच्चों दोनों को अगर कंपेयर करें, वेयर यू कैन से द लिक्विडिटी इज गुड, सिंपल एज दैट। ओपन एंडेड में लिक्विडिटी इज गुड। व्हाई गुड सर? भाई जब चाहे पैसा निकाल लो, जब चाहे पैसा लगा दो। एंड हेयर लिक्विडिटी इज पुअर। नोट डाउन कर लीजिए। ये ग्रोथ प्लान क्या होता है? ग्रोथ प्लान ऐसा होता है बच्चों, वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी, पैसा आपका ग्रो करता रहेगा एंड यू विल गेट बैक आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट? बीच बीच में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डिविडेंड प्लान, योर अर्निंग्स आर रेगुलरली पेड बैक। तो अगर मैं अपने फंड एडवाइजर, मैनेजर नहीं, फंड एडवाइजर को बोलूं मेरा पैसा डिविडेंड प्लान में लगवाओ, सर डिविडेंड आपको कब चाहिए? हर महीने चाहिए। सर कंपनी तो हर महीने डिविडेंड नहीं देती, वो वाला डिविडेंड नहीं होता है ये। आप 10 लाख रुपए लगा दीजिए, हर महीने आपको कुछ पैसा पेंशन की तरह मिलने लग जाएगा। व्हाट इट क्लियर? इसको वैसे तो बोलते हैं SWP, और डिविडेंड प्लान का मतलब भी सो कॉल्ड इसमें लिंक होता है। या आप ऐसे बोले जब कंपनी डिविडेंड दे, शेयर्स पे आपका पैसा लगा हुआ है, तो आप उसको री इन्वेस्ट ना करके मेरे को वापस दे देना, दैट इज डिविडेंड प्लान बेसिकली। और जब आपको कहो नहीं वो पैसा री इन्वेस्ट कर दो, एक साथ ही बाद में लेंगे, देन इट इज नोन एज growth plan. So if you want your dividend back as soon as the company announces it, gives it to the mutual fund house and mutual fund will give it to you, it is known as dividend plan. But when you say कि नहीं reinvest it, हम बाद में ही पैसा लेंगे, it is known as growth plan. तो आप बोलेंगे सर कौन सा बढ़िया होता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने पेड़ लगाया, फल उसमें जैसे ही एक दो निकले आपने निकाल लिए, फिर एक दो निकले आपने निकाल लिए। बट जब ढेर सारे फल उसमें टंग जाएंगे तो आपके पेड़ की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भरोसा करते हैं, गो फॉर ग्रोथ प्लान्स। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा करते हैं कि भाई बीच बीच में पैसा मिलता रहे आपको, देन यू शुड गो फॉर डिविडेंड प्लान। आते हैं बच्चों SWP और SIP में। पहले मैं आपको SIP समझाऊंगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? तो अपनी कॉपीज ओपन कर लें सब लोग, और कॉपी में सो कॉल्ड लिख लें कॉन्सेप्ट ऑफ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड माय एग्जांपल गोज लाइक दिस। मिस्टर MF invests ₹10,000 regularly in a mutual fund जिसका नाम है फिनलेट फंड, at the start of every month. Visible to all children? Yes.
So I'll be taking the example of 1 year, children. ठीक है? So let us say it is January 23. Then we have Feb 23, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. NAV सबको पता है क्या होता है? नेट असेट वैल्यू. मार्केट बढ़ेगा घटेगा, इट विल कंटिन्यूसली चेंज. डेली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है चिल्ड्रन. नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अमाउंट इन्वेस्टेड. रेडी चिल्ड्रन? तो हर महीने ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों? 10,000. एनएवी चेंज होगी, आपकी यूनिट्स चेंज होती जाएंगी. कैसे? लेट्स सी दिस. Update very quickly. सो चिल्ड्रन टेक एन एग्जांपल. जनवरी में ये म्यूचुअल फंड की एनएवी जो थी वो 10 रुपए थी और आपने 10,000 रुपए लगाए. जस्ट लाइक परचेजिंग एप्पल, मैंगोज और बनानास. एक एप्पल 10 रुपए का है और आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने एप्पल खरीदने में. कितने पीसेस खरीद पाएंगे? एक भी नहीं. एक एप्पल 10 रुपए का है, 10,000 रुपए आपको लगाना है, कितने पीसेस खरीद पाएंगे? 1,000. सिंपल एज दैट. मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन आ गया और यूनिट जो है बच्चों वो 8.5 रुपए की हो गई. अब 10,000 रुपी जो आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल मेक यू बाय नंबर ऑफ यूनिट चिल्ड्रन लगभग 1176. मार्केट में फर्दर रिसेशन चल रहा था और सो कॉल्ड अब एनएवी गिर के हो गई 7 रुपए. दिस विल एनेबल यू टू बाय लेट अस से 1429 यूनिट्स. फर्दर रिसेशन आया चिल्ड्रन, मार्केट गिरता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. यू विल बाय अगेन लेस यूनिट चिल्ड्रन. एक का एक अच्छी खबर आ गई मई में कि भाई हमारी इंडियन कंपनीज को काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए और एनएवी स्टार्टेड टू राइज अप और ये 9 रुपए आ गई. मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ जिस दिन सो कॉल्ड मार्केट बढ़ता है और मेरी बाइंग डेट होती है. क्यों दुखी हो जाते हैं सर आप? क्योंकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो आई विल बी गेटिंग लेस यूनिट्स और अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आई विल बी गेटिंग मोर. तो इसमें मेरा एक सुपरस्टिशन है, काफी काम आता है मेरे को. मैं अपना एसआईपी में हर महीने के एंड में इन्वेस्ट करता हूँ चिल्ड्रन. क्यों सर? क्योंकि एंड में जनरली लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तनख्वाहें तो खर्ची हो गई पूरी. तो जनरली एंड में अगर देखा जाए मंथ के स्टार्ट के कंपैरिजन से बाइंग बहुत कम होती है, तो एंड में मार्केट जनरली गिरा रहता है. जनरली मेनी अ टाइम आई हैव एक्सपीरियंस दिस चिल्ड्रन. व्हाट इट? तो ये अनसेड रूल है. मार्केट में फिर अचानक से बूम बड़ाम हो गया, एनएवी गिर के 8 रुपए हो गई चिल्ड्रन और मेरी यूनिट्स हो गई 1250. अगले महीने मार्केट फर्दर गिर गया चिल्ड्रन. लेटेस्ट से इतना ड्रास्टिक चेंज आया, कोविड वोविड चला आया, 4 रुपए तक एनएवी गिर गई बच्चों. तो यूनिट्स कितनी खरीदेंगे? उसके बाद फर्दर 3 रुपए हो गया, बहुत मार्केट गिर गया, 3,333. कोविड की दवाई आ गई, अच्छा माहौल बन गया कंट्री में एंड मार्केट स्टार्टेड राइजिंग अप. वापस से 6 रुपए एनएवी चली आई चिल्ड्रन. फिर अगेन मार्केट बढ़ के 8 रुपए पे चली गई एनएवी चिल्ड्रन. तो यूनिट्स खरीदेंगे 1250.
फर्दर मार्केट मान लीजिए इस महीने थोड़ा सा कांस्टेंट था, 8.25 रुपए पे चला गया, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ और एक यूनिट 8.25 रुपए की है, तो मिलेंगी 1212 यूनिट्स। और यहाँ पे बच्चों मार्केट बढ़ के 9 रुपए पे चला गया और मिलेंगी अगेन 1111 यूनिट्स। पूरी कहानी समझ में आ गई सबको? तो टोटल चिल्ड्रन हाउ मच मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड? 1,20,000 रुपीज। एंड यूनिट्स कितने हैं जरा ये देख लेते हैं। 1,000 प्लस 1176, 1429, 1667, 1,111, 1,250, 2,500, 3,333, 1,667, 1,250, 1,212 और 1,111। इन ऑल चिल्ड्रन जो हमारे पास यूनिट्स हैं, it is 18,706 units we have. 18,706 units. सुनाई पड़ रहा है सबको? सुनाई पड़ रहा है सबको? इतने यूनिट्स हमारे पास हैं। अब हमारा मन किया जनवरी 2024 में कि NAV 11 रुपए 25 पैसे है, क्यों ना मार्केट में इन यूनिट्स को बेच दिया जाए। तो हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव चिल्ड्रन? 18,706। और 11 रुपए 25 पैसे में अगर हम सबको बेच देते हैं तो हमारे पास जो पैसे आएंगे दैट वुड बी 2,10,443 रुपीज। 1,20,000 रुपए आपने लगाया और 2,10,442 रुपए 43 रुपए आपको मिल गए। आपका गेन हुआ अप्रोक्सीमेटली चिल्ड्रन कितने रुपए का? 90,443 का। तो अगर 90,443 के गेन को 1,20,000 से कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो आता है वो लगभग 75% का आता है। कितना? 75% का। बट आपके फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आपको एनालाइज रिटर्न भी पता लग जाएगा कितना है। मैं भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। व्हाट इट क्लियर? अब आप कह रहे हैं सर अगर एक साथ पैसा लगाते तो? अगर आपने बच्चों एक साथ पैसा जनवरी में लगा दिया होता, पूरा का पूरा 1,20,000, आई रिपीट 1,20,000, पूरा 1,20,000 जनवरी में लगाया होता जब यूनिट 10 रुपए की थी, तो आपके पास 12,000 यूनिट्स बस आती। कितनी आती? 12,000। और ऐसे आपके पास कितनी आ गई? 18,000। हाँ, अगर किसी ने अगस्त में पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए लगाया होता जब मार्केट पे NAV बहुत गिरी थी, 3 रुपए की थी, तो आपके पास 40,000 आती। तो भाई वो तो गैम्बल है, स्पेक्यूलेशन है। बट अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं चिल्ड्रन, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में, म्यूचुअल फंड में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एवरेज अगर देखा जाए तो आपको बहुत ढेर सारी यूनिट्स इसमें मिल गई। समझ में आई? तो 1,20,000 रुपए आपका लगा हुआ है और टोटल यूनिट्स आपके पास है 18,706। एक तरह से आपकी एक यूनिट की परचेज प्राइस 6 रुपए 40 पैसे के आसपास आती है। सो एवरी मंथ इफ यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, रिटर्न के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और लॉस नेग्लिजिबल है। कुछ लोग कहते हैं एक ही साथ लगा देते हैं पूरा पैसा। एक साथ पूरा पैसा अगस्त जैसे महीने में लगा तो वही फायदा हो जाएगा। बट कहीं आपने इस पैसे को जनवरी में लगा दिया तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़े, हौले हौले धीरे धीरे हर महीने इन्वेस्ट करते रहें। व्हाट इट क्लियर? तो जनरली आपके लॉस के चांसेस कम है। तो जब मार्केट गिरेगा यूनिट्स बहुत बढ़ जाएंगी, जब मार्केट बढ़ा हुआ होगा यूनिट्स कंपेरेटिवली कम होंगी। तो आपका एवरेज एक ठीक ठाक मेंटेन हो जाता है। समझ में आ गई बात? पक्का? तो इस एग्जाम्पल को अपडेट कर लें सब बच्चे। पीपल हैव फाइनेंशियल कैलकुलेटर, उसको ओपन कर लें और उसमें मंथली डिपॉजिट में, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बच्चे इसको अपडेट कर लेता था। 10,000 रुपीज चिल्ड्रन, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 12 महीना, और लगभग रिटर्न में मैंने वैल्यू डाल दी 40% की, तो भी 1,48,000 हो रहा है। 60% डाल देते हैं, 1,64,000 हो रहा है। 75% डाल देते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है 1,77।
90%, लगता है 100% से ऊपर होगा। 100% डाल दिया, 2,01,000 तब भी आ रहा है। 110%, 2,11,000, लगभग बच्चों 109% का ग्रोथ है। 109% का। आपको लगता होगा नहीं सर बकवास, ऐसा नहीं हो सकता। 35% का रिटर्न तो आपने अभी देख लिया। 35% का रिटर्न आपने अभी देख लिया, तो झूठा रिटर्न तो था नहीं जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई। वॉट इट क्लियर? तो मार्केट में जब टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होता है चिल्ड्रन, तो दीज थिंग्स डू हैपन। तो इसलिए आपको चौंकने की जरूरत नहीं है सर इतना पैसा बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है चिल्ड्रन, बिल्कुल। बट सर व्हाई डोंट बैंक गिव्स दीज टाइप ऑफ रिटर्न्स? बैंक को भी इतना रिटर्न होता है, बैंक भी तो पैसा बाजार में लगा रहा है आपका। बैंक जिसको पर्सनल लोन दे रहा है उससे 16% इंटरेस्ट ले रहा है, बट आपको तो सिर्फ 7 ही 8% एफडी पे मिलता है, बाकी 8% बैंक की जेब में जाता है। इसीलिए बैंक इतना फल फूल रहा है। गॉट इट क्लियर? क्योंकि बैंक रिस्क लेने को तैयार है। बैंक हैज टू अश्योर यू सो कॉल्ड गारंटीड रिटर्न्स, कि भाई नुकसान भी हो जाता है तो हम आपको पैसा देंगे ही देंगे। आप बैंक के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, भाई फायदा होगा तो हमको दे देना, नुकसान होगा तो हमसे ले लेना। तो बैंक कहेगा आइए मैदान में, फिर बैंक भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा देगा। समझ में आ गया? सबने अपडेट कर लिया इसको? चिल्ड्रन अपडेटेड एवरीबडी? देखिए बच्चे, मंथली डिपॉजिट हैव रिटर्न 10,000। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 महीना। और वो 2,10,000 की जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 109% के रिटर्न पे। 109% के रिटर्न पे। व्हाट इट? तो इट इज नॉट अ ड्रीम बेसिकली, इट इज द ड्रीम विच विल कम ट्रू एज वेल। तो जिनको भी थोड़ा सा डर लगता है कि भाई डायरेक्ट स्टॉक में क्यों हम पैसा लगाएं, हमें अकल नहीं है, हमें समझ नहीं कि क्या पैसा लगाया जाए, किस कंपनी का शेयर खरीदें, नेवर डू दिस चिल्ड्रन। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में ओनली दोज पीपल शुड इन्वेस्ट जिनके पास दिन भर स्क्रीन देखने का समय हो, जो दिन भर स्टॉक की ट्रैकिंग कर पाए, जो एनालिसिस कर पाए कि आज ऐसा है तो 3 दिन बाद कैसा होगा, 4 दिन बाद कैसा होगा। बट अगर आप इस झंझट झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो बेस्ट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वॉट इट क्लियर? ठीक ठाक रिटर्न इसमें भी मिलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप इसको कंपेयर करें तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पास 250 रुपीज है, आप गए एक रेस्टोरेंट में और आपने एक बटर पनीर मसाला विद लच्छा पराठा ऑर्डर कर दिया। अगर टेस्ट बढ़िया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर बेकार था तो आपके पूरे पैसे गए। तो आई प्रेफर 250 रुपीज में क्या खरीद लिया जाए? प्लेटर। इट विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, इट विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग। एक चीज खराब होगी, दो खराब होगा, सारा थोड़ा खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो विलियम जोन्स पिज्जा में जा सकते हैं आप, वहां पे 250 रुपए में ढेर सारा वैरायटी आपको मिलता है। वॉट इट क्लियर? नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक ही दो चीजें मिलेंगी। तो SIP इज दैट चिल्ड्रन। थाली ऑर्डर कर दीजिए, पनीर नहीं भी अच्छा, मिक्स वेज अच्छा होगा। वो नहीं अच्छा, दाल अच्छी होगी। दाल नहीं अच्छा तो हो सकता है जो गुलाब जामुन है वो अच्छा होगा। सर मान लीजिए सभी बेकार है, तो फिर मुंह का चेकअप करा लीजिएगा। हो सकता है टेस्ट बर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ओके, कि कुछ टेस्ट ही अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, तो यहाँ पे बच्चों मिस्टर मनी, आशा, रघु और अनुज, इनके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? तो यहाँ पे मिस्टर मनी ने बोला था मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, मैं सेफ्टी चाहता हूं। व्हाट? सेफ्टी। तो आप बोलेंगे मिस्टर मनी यू कैन गो फॉर व्हाट? डेप्ट नहीं, डेट फंड। कौन सा फंड? डेट फंड। कि आपका जो प्रिंसिपल मनी है गारंटीड है, वापस आएगा, गायब नहीं होगा पैसा, और रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। तो मिस्टर मनी के लिए डेट फंड इज गुड। आशा आंटी क्या कह रही थी? 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने को है, इन्हें क्या चाहिए? लिक्विडिटी, पैसा झटपट वापस आ जाए। तो इन्हें कहां जाना चाहिए? इन्हें ओपन एंडेड में सो कॉल्ड पैसा लगाना चाहिए इक्विटी में। ओपन एंडेड इक्विटी फंड अच्छा है सर, व्हाई नॉट डेट? डेट में मेनी टाइम्स कभी कभी लॉक इन होता है, उतने समय में आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ओपन एंडेड इक्विटी फंड इनके लिए एक अच्छी स्कीम है। ओके, देन चिल्ड्रन रघुपति राघव राजा राम तो नहीं है, इनको रेगुलर इनकम चाहिए। तो इनके लिए बच्चों कौन सा फंड अच्छा है? सोच के बताइए। इनके लिए डिविडेंड प्लान भी अच्छा है और SWP भी अच्छा है। सर ये SW क्या होता है? SWP जैसे SIP में हर महीने आप पैसा लगाते हो, मिलता लमसम में है। आई रिपीट, हर महीने लगाते हो, मिलता लमसम में। SWP उल्टा है, लगाते लमसम में है, मिलता हर महीने है। सर तो पेंशन की तरह हो गया। बिल्कुल पेंशन की तरह हो गया, बट इसका एक बहुत बड़ा कैच है, मैं आपको बताऊंगा।
हॉटेलियर एक बहुत बड़ा कैच है, ये अगेन बुक्स में नहीं होता है, ये आपको प्रोफेशनल्स ही बता पाएंगे। आई लेट यू नो कि SWP का कैच क्या है। मिस्टर अनुज ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है, बट मैं स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो बच्चों इनके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है? इनके लिए SIP अच्छा है। समझ में आ गया? सिप, चाय वाला नहीं, जूस वाला नहीं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर बढ़िया पैसा कमाना है बच्चों, रिस्क भी नहीं झेलना चाहते, तो यू कैन गो फॉर SIP सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? तुम्हारी अगली टॉक SWP की होगी बच्चों, बट उससे पहले एक ये मिस्टर यूरेका है, थोड़ी इनकी कहानी मैं आपको बता दूं, क्योंकि SWP में थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो यूरेका की कहानी पढ़ लें बच्चों, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। उसके बाद SIP का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे फिर से होगा, एंड देयर आफ्टर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में ज्ञान मिलेगा आपको। चैटर्जी अंकल का पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है यहाँ पे। रश्मि आंटी का भी हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना है, ज्वेलरी एंड ऑल दैट, ये अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं चिल्ड्रन। गॉट इट? तो ये यूरेका अंकल की जरा कहानी पढ़ ली जाए, फिर मैं आपको SWP के बारे में भी वृद्ध ज्ञान दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और जो कैच बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। थोड़ा सा SWP के बारे में बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं, ठीक है? मान लीजिए आपने ICICI का SWP मल्टी कैप फंड चूज किया। आपने अपने फंड एडवाइजर को बोला मेरा 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। कितना? 25 लाख। आपने लमसम 25 लाख की चेक काट के उसको मंडे को दे दी। वेडनेसडे को आपके अकाउंट से पैसा मैक्सिमम लेट टू लेट निकल जाएगा, हो सकता है ट्यूसडे को ही निकल जाए। मार्केट में इस समय इजी कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, NAV कितनी है? 10 रुपए। तो बच्चों 25 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो गया, अज्यूमिंग कि कोई भी सो कॉल्ड एंट्री लोड नहीं है। तो आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स 10-10 रुपए वाले मिल जाएंगे? 2,50,000। आपने इनसे बोला हर महीने मेरा घर का खर्च 20,000 रुपए है, तो मेरे 20,000 रुपए का जुगाड़ हर महीने कर देना। आपका फंड एडवाइजर बोल रहा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कितनी यूनिट्स रखी हुई है? 2,50,000। छोटे छोटे कागज के टुकड़े समझ लीजिए इसको आप। एक महीने के बाद आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया चिल्ड्रन, लेट अस से 3 अक्टूबर 2023 को। एक महीने के बाद आपको 3 नवंबर 2023 को फंड एडवाइजर कितना पैसा दिलवाएगा? 20,000 रुपए। 3 तारीख से 2 दिन पहले लगभग 1 नवंबर को आपका फंड एडवाइजर देखेगा कि मार्केट में NAV क्या है। इसे पता लगा कि NAV 12 रुपए है। कितनी है? 12 रुपए। और आपको कितने पैसे दिलवाने हैं इसने बच्चों? 20,000। 20,000 रुपए सो कॉल्ड दिलवाने के लिए ये इन यूनिट्स में से बच्चों सो कॉल्ड 1667 यूनिट्स विड्रॉ करेगा, निकाल लेगा, और 12 रुपए के हिसाब से बाजार में उन्हें 20,000 में बेच के 2 दिन बाद आपको 20,000 दे देगा। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में? तो 2,50,000 में 1667 यूनिट्स बिक गई, तो बची कितनी यूनिट्स चिल्ड्रन? कितनी यूनिट्स बची? 2,48,333। समझ में आ गया? अगले महीने फिर यही काम करेगा, फिर आपको 20,000 दिलवा देगा। सर ऐसे तो मेरी वैल्यू एक दिन जीरो हो जाएगी, यूनिट्स खत्म हो जाएंगी। दिमाग है उसके पास, बेवकूफ नहीं है। आई रिपीट, दिमाग है, बेवकूफ नहीं है। समझ में आई बात? ध्यान से सुनिएगा। अगले महीने मान लीजिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर जो बाजार में NAV थी चिल्ड्रन, वो हो गई 16 रुपए की। कितनी हो गई? मार्केट बूम था, 16 रुपए। 20,000 रुपए दिलवाने के लिए
वो 1250 यूनिट्स को फिर से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और 16 रुपए के हिसाब से इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको कितना दिलवाएगा, 20,000। 2,48,333 में 1250 यूनिट्स और कम हो गई, कितना बैलेंस बचा चिल्ड्रन, 2,47,083। इसके पास कहीं से न्यूज आ गई फंड मैनेजर के पास, एडवाइजर नहीं, फंड मैनेजर के पास, कि जनवरी में मार्केट गिरेगी, जनवरी मार्केट गिरेगी अराउंड 20 तारीख के आसपास। आज ये अकल लगाएगा और आपकी 2,47,083 यूनिट्स 16 रुपए के हिसाब से, बच्चों आई रिपीट 16 रुपए के हिसाब से क्या कर देगा, सेल कर देगा। इसके पास पैसे आ गए 39,53,000। कितने पैसे आ गए, 39,53,000। और 20 तारीख के बाद बाजार गिर गया और एनएवी कितनी हो गई, 9 रुपए। इसने 9 रुपए के हिसाब से ये पूरा पैसा बाजार में लगा दिया। समझ में आ रही है बात, 2,47,083 यूनिट थी। स्ट्रॉन्ग अपील था कि जनवरी में बाजार गिरेगा, इसने दिसंबर में यूनिट बेच के कैश इकट्ठा कर लिया 39,53,000। और फिर जब बाजार गिरा, आई रिपीट बाजार गिरा, तो इस 39,53,000 रुपीस को इसने बाजार में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, और इसके पास बच्चों फिर से 4,39,222 यूनिट्स चली आई। कहां, आपका 2.5 लाख यूनिट था, 16 रुपए एनएवी गई, बेच दिया इसने, और फिर जब एनएवी गिरी वापस खरीद लिया, तो 4,39,000 यूनिट्स फिर से आ गई। अगले महीने मान लीजिए एनएवी तो गिरी हुई थी जनवरी में, बहुत ज्यादा भी बढ़ी, 10 रुपए से ऊपर आ नहीं पाई, फिर इसमें से कितनी यूनिट्स बेचेगा, 2,000, 10-10 रुपए के हिसाब से 20,000 फिर दिलवा देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो की चर्निंग। व्हाट, चर्निंग। लस्सी बनती है ना घर में, मथना बोलते हैं उसको, लकड़ी का भी होता है, और आजकल तो सो कॉल्ड मिक्सर भी आ चुका है। तो इंडिया में तो सबसे पहले लकड़ी वाला स्टार्ट हुआ था। एक बहुत फेमस कंपनी है ब्राउन, BRAUN इलेक्ट्रॉनिक्स ही, उन्होंने वो हैंड ग्राइंडर बनाए थे, इसी से वो आइडिया इन्वेंट किया गया था। मथना लकड़ी का होता है ना, हाँ सर मम्मी से पाए भी 1-2 बार उसी से, गॉट इट क्लियर। तो उससे लस्सी बनाते समय दही को पंजाबी भाषा में बोलते हैं रिड़कना, गॉट इट क्लियर। तो सो कॉल्ड दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज चर्निंग। तो ये पोर्टफोलियो की चर्निंग होती है। सर मान लीजिए एनएवी बढ़ जाती तो, एनएवी तो भाई मार्केट है भाई, नुकसान भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि एसडब्ल्यूपी में फायदा मिलेगा। हाँ, मैं आपका टैक्स बचवा सकता हूं। कैसे सर, ये जो आपने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, हर महीने पैसे वापस लेने वाला, 1 साल तक पैसा वापस मत लीजिए। क्यों सर, बिकॉज बच्चों अगर आज आपने पैसा लगाया तो यू इन्वेस्टेड, फिर आपने पैसा निकाला यू विड्रू, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप 1 साल बाद पैसा निकालते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, फिर लॉन्ग टर्म लगेगा। होले 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 होले। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया ना 1 लाख आपका एग्जाम्प्ट रहता है, जनरली आपका रिटर्न जो होगा वो 1 लाख के अंदर ही होगा, प्रॉफिट वाली वैल्यू। क्योंकि जब ये यूनिट बिकती है, थोड़ा सा प्रिंसिपल वापस आता है और थोड़ा सा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जनरली ये 20-25 हजार में वापस आएगा, जितना भी वो 1 लाख से कम ही रहेगा। भाई 20,000 रुपए हर महीने लेना है, तो साल भर का कितना लोगे, 240। 240 में लगभग 170 तो आपका प्रिंसिपल ही लौटेगा, प्रॉफिट की वैल्यू तो 70,000 आई, तो आपका टैक्स पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कोई किताब का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी एसडब्ल्यूपी में पैसा लगाएं, अगले महीने से हबशी की तरह, लालची की तरह वापस ना ले, 1 साल वेट कर ले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा बच जाएगा आपका। लॉन्ग टर्म इतना होगा ही नहीं 20-25 हजार के विड्रॉल में कि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ऊपर हो, तो 1 लाख तो ये छूटेगा आपका, प्लस आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। खैर आप उन सबको तो ध्यान में मत रखिए, सबको ये समझ में आ गया कि भाई एसडब्ल्यूपी होता क्या है। तो एसआईपी में हर महीने पैसा लगता है, निकलता एक बार में, या जब जरूरत पड़े 5-10 साल बाद निकालोगे तभी। एसडब्ल्यूपी में लगेगा एक बार, हर महीने थोड़ा थोड़ा
मिलता रहेगा, एक तरह का पेंशन प्लान हो गया। तो यही अगर आप गारंटी चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में लगाइए पैसा। सर वहां रिटर्न कितना है? 6.25%, 6.25%। यहां पे तो मिल जाएगा 12-14% आपको कम से कम, बट एक साल वेट करेंगे। सिस्टम समझ में आ गया क्यों वेट करेंगे? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छूट जाएगा बच्चों, और लॉन्ग टर्म 20-25 हजार रुपए हर महीने जब वापस लेते रहोगे तो आपका गेन 1 लाख रुपए तक का आएगा ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये आपको दुनिया का कोई एमबीए या सो कॉल्ड कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि भाई कैसे एसडब्ल्यूपी में टैक्स बचा सकते हैं। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो लिंक करते हैं चीजों को। इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई खाना जले ना, खाना जले ना। तो केटरर क्या करता है, आपने शादी ब्याह में देखा होगा, वो कैसरोल में खाना लगाते हैं वो लोग, पहले नीचे एक कैसरोल में पानी भर देते हैं, फिर उसके ऊपर खाने वाला कैसरोल डालते हैं वो लोग, ताकि पानी की जो हीट है वो डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट फ्लेम से अगर तो जल जाएगा, चिपक जाएगा नीचे, बट इस केस में वो चिपकेगा नहीं। फिजिक्स का सिंपल सा इंडक्शन का प्रिंसिपल है। पहले इंडक्शन कुकटॉप बनाए गए, एप्पल वालों को लगा इससे मैग्नेटिक चार्जर बनाया जा सकता है, उन्होंने वही इंडक्शन कुकटॉप को मैग्नेटिक चार्जर में आईफोन में कन्वर्ट कर दिया। अब लोग ये ना करें कि घर में अगर आईफोन है तो उसको इंडक्शन कुकटॉप पे रख दें। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे काम करता है एसडब्ल्यूपी प्लान आपका? तो ये जो रफ आइडियोलॉजी मैंने लिखी है आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख लें, और फिर मेरा वीडियो देखकर खराब लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक के साथ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और जो मेरी बातें इनका जरा एक नोट बना लीजिएगा। तो ये बात याद है, तो कभी भी आपके पापा मम्मी अगर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनको बोलिएगा कि आज इन्वेस्ट किया, अगले महीने से पैसा ना निकालें। कब निकालें? एक साल बाद। 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा पूरा का पूरा, और लॉन्ग टर्म की उम्मीद बहुत, 25-30 लाख लगाएंगे हर महीने, 15-20 हजार अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट इतना पहुंचेगा ही नहीं कि 1 लाख रुपए तक के आपके रिटर्न हो। अभी ये खत्म नहीं हुआ, परेशान मत होइए, ये बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में या उसके भी अगले लेक्चर में जैसे एसआईपी की पूरी वर्किंग दिखाई, ऐसे मैं पूरे साल भर की आपको एसडब्ल्यूपी की वर्किंग भी दिखाऊंगा। ओके, अपडेट फास्ट चलो। सो आई होप सो पीपल अंडरस्टूड कैसे ये एसडब्ल्यूपीज काम करते हैं। सो जब आपके पास ढेर सारे पैसे हों, बेनिफिट एसडब्ल्यूपी का आपको तभी मिल पाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, अगले महीने से हबशी मत बन जाइएगा पैसा लेने के लिए, एटलीस्ट वेट फॉर एन ईयर। तो लेट्स सी ये यूरेका अंकल क्या क्या बातें बताते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में और ब्रॉड ज्ञान दूंगा। चलो, सो वी हैव अ स्टोरी फ्रॉम मिस्टर यूरेका। ही इज द फाइनेंशियल विजार्ड and keeps meeting people from different backgrounds and professions। अलग अलग लोगों की अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स होती है, और इनका काम है बस ये, ज्यादा नहीं बोलते पटर पटर मेरी तरह, एक दो शब्दों में ही ज्ञान देते हैं। तो इनको एक मिस्टर अमर वर्मा जी मिल गए जो कभी अमर नहीं हुए। ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं चिल्ड्रन, और प्राइवेट कंपनी इन्हें सो कॉल्ड कोई भी पेंशन नहीं देगी, बट ये चाहते हैं अपने भविष्य को सिक्योर करना, कि इनको एक लमसम अमाउंट मिल जाए रिटायरमेंट के समय पे, और टैक्स बेनिफिट भी मिले। तो मिस्टर यूरेका ने क्या बोला? गो एंड इन्वेस्ट इन पीपीएफ, मतलब पकौड़ी पकौड़ी फालूदा, नो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ आर एग्जेम्प्ट। वर्ल्ड्स बेस्ट स्कीम, जहां पे ना आपके इन्वेस्टेड मनी पे टैक्स लगता है, ना हर साल जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पे, ना आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी उस पे, किसी पे भी टैक्स नहीं लगता। गॉट इट क्लियर? अभी मैं आपको इसका एक धमाकेदार एग्जांपल और भी बताऊंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 7.1 to 7.2% आजकल होना चाहिए, हर 3-3 महीने में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है। मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,50,000 रुपए पर एनम, इससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। 12 टाइम्स से भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो सकता एक साल के अंदर। मतलब सर, अगर आप हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 12 महीने में 1,20,000 इन्वेस्ट हो गया। सर हम तो 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कह रहे थे, बट आपके 12 टाइम्स हो चुके हैं, अब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में पूरा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर ले। गॉट इट? तो कुछ लोग तो एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं मेरी तरह। और कब इन्वेस्ट करते हैं सर आप?
मैं इन्वेस्ट करता हूं बच्चों हर साल 5 अप्रैल तक इसमें पैसा, मतलब ईयर फाइनेंशियल जैसे ही स्टार्ट होता है तुरंत। सर क्यों? हर महीने 10-10 हज़ार लगाइए, पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर आप इतना डिसिप्लिन रख लें कि हर साल के स्टार्ट में इन्वेस्ट कर दें, तो उस पूरे साल का इंटरेस्ट पूरी वैल्यू पे मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? अगर आप इस महीने 20 हज़ार इन्वेस्ट करें, अगले महीने 40 इन्वेस्ट करें, फिर 30 इन्वेस्ट करें, फिर 60 इन्वेस्ट करें, तो जितना देर से इन्वेस्ट करोगे इंटरेस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। आई इन्वेस्ट होल मनी ऑन 5 अप्रैल। सर वाई नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड? जनरली 1-2 तारीख को बैंक बंद रहता है, 1 अप्रैल को बैंक बंद रहता है, इट्स अ बैंक हॉलीडे। फिर संडे वनडे पड़ गया, फिर छुट्टी, फिर चेक से डिपॉजिट करेंगे तो पैसा इन तक पहुंचने में 4-5 अप्रैल हो जाता है। तो मेरे पैसे पे मेरे को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता है। बट कुछ इनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने स्कूल कॉलेज में भी इनडिसिप्लिन्ड ही थे बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो वो लोग पैसा कभी जुलाई में लगाते हैं, कभी अक्टूबर में लगाते हैं, तो क्या सरकार उनको साल भर का इंटरेस्ट देगी? नो, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, और आपका पैसा 101% सिक्योर है चिल्ड्रन। आपके पैसे का नुकसान सिर्फ तभी होगा जब हमारी कंट्री को कोई दूसरी गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले और आपका पैसा ले जाए, एल्स आपका पैसा नुकसान नहीं होगा। इंसॉल्वेंट भी हो जाए पर्सन चिल्ड्रन, तब भी पीपीएफ के पैसे को छुआ नहीं जा सकता। सर ये तो एकदम अमृत की तरह लग रहा है हमको, समझ में आ गई बात? पक्का? तो बी अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, नॉट एन इनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। कल को जब कमाने लग जाएंगे तब आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिएगा। सर अभी नहीं खुलवा सकते? अभी भी खुलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अभी आपको कोई टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई आप 18 साल से कम के हैं, आपकी जो भी इनकम होगी वो आपके पापा मम्मी की इनकम में जोड़ दी जाएगी, और उनका पीपीएफ अकाउंट सो कॉल्ड ऑलरेडी होगा, वो इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे, तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई बात? तो 15 साल मैक्सिमम आपको पैसा सो कॉल्ड रखना है चिल्ड्रन, या मैं मैक्सिमम 15 ना बोलूं, आई शुड रादर से मिनिमम 15 साल तो आपको ये अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। 15 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। सर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने पे उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, चाहे 15 ईयर्स खत्म ना भी हुए हो तब भी। समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए किसी मिस्टर एबीसी का प्रोविडेंट फंड अकाउंट था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 9 साल हो गए उसको चलाते हुए और 9वें साल उसकी डेथ हो गई, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। खोपड़े में बात गई। बट वैसे 15 साल से पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सर अगर जरूरत पड़ गई तो 7th ईयर एंड में यू कैन विड्रॉ। अभी तो आप कह रहे थे सर नहीं मिलेगा पैसा, सुनते जाइए, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? हाफ ऑफ 4th ईयर बैलेंस। सुनाई पड़ी बात? 7वें साल से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते, 7वें साल से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। 7वें साल आप पैसा निकाल सकते हैं, कितना सर? चौथे साल का जो बैलेंस होगा आपको उसका आधा। 8वें साल में निकाल सकते हैं पैसा, यस, जो 5वें साल पैसा था उसका आधा, मतलब 7th ईयर से विड्रॉल स्टार्ट हो सकता है। कितना? 3 साल पहले के बैलेंस का हाफ। 9th ईयर में आप निकाल सकते हैं पैसा, कितना? जितना छठे ईयर का बैलेंस होगा उसका आधा। तो अगर 7.1% आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट पे, तो आपको 8.1 वापस देना पड़ेगा। किस लिए विड्रॉ कर सकते हैं सर? घर बनवाना है आपको, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इन रीजंस के लिए पैसा निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो फिर से सुन लीजिए मेरी बात, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही एग्जेम्प्ट रहेंगे, किसी पे टैक्स नहीं लगता। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा हो सकता है। मिनिमम यू कैन डिपॉजिट चिल्ड्रन 500 रुपीज। 12 इंस्टॉलमेंट्स में ही पैसा जमा होता है। अगर आपने 12 बार में 1,50,000 नहीं किया अपना डिपॉजिट, तो अब आप उस साल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी है। इज दैट क्लियर? अक्लमंद लोग पैसा कब लगाते हैं? अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही पैसा लगा देते हैं, सो दैट उस साल का इन्वेस्टमेंट पूरे साल भर का इंटरेस्ट आपको देकर जाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? अभी एक आपको सीक्रेट एजेंट वाली बात भी बताऊंगा, ध्यान से इसको पहले अपडेट कर लें आप। सो चिल्ड्रन, आपके सामने मैं एक और स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फीचर्स। थोड़ा सा ये प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में इसको ओपन कर सकते हैं, और मिनिमम कितने साल के लिए होगा? 15 साल। 15 साल खत्म हो गए, आपके पैसे वापस लौट आएंगे। सर अपने आप आएंगे? अरे जाना पड़ेगा बैंक से लेने के लिए या पोस्ट ऑफिस से।
सर अगर हम नहीं पैसा लेना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप इसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराते रह सकते हैं। सर कितनी बार? जितनी बार आपका मन करे उतनी बार। वॉट इट क्लियर? तो जैसे मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, अगले साल 2024 में मेरे 15 साल पूरे हो जाएंगे। आई गॉट इट ओपन इन द ईयर 2009। वॉट इट क्लियर? 2009 या 8 ऐसे ही कुछ खुला था। ओके, अब मैं उसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कराता जाऊंगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 500 रुपए एनुअली चिल्ड्रन, और मैक्सिमम इज 1.5 लाख रुपए। कितनी बार इन्वेस्ट कर सकते हैं? 12 टाइम्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबको? सर मान लीजिए कोई 5-5 हजार जमा कर रहा है और 12 बार में 60 हजार हो गया, पैसे तो है उसके पास, पर उस बेवकूफ ने अपने 12 बार कंप्लीट कर दिए। तो अकलमंद तो वो इंसान होता है जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पूरा पैसा जमा करा दे। ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स जब आप इस साइकिल को कंप्लीटली देखते हैं बच्चों, तो वो इंसान जिसने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पैसा लगाया, और वो जो इनडिसिप्लिन तरीके से साल में कभी भी जमा कराता था, 15 साल बाद दोनों के मैच्योरिटी वैल्यूज में, दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वापस, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का डिफरेंस होगा। चल रहा है, इतना फर्क आ जाता है। इंटरेस्ट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 15 साल बाद जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट। 15 साल बाद आप इसको 5-5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। और विड्रॉल की परमिशन कब है? 7वां साल खत्म होने के बाद कितना विड्रॉ करेंगे? हाफ ऑफ द बैलेंस इन 4th ईयर। तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। मैंने इसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन किया था चिल्ड्रन। 2020 में चिल्ड्रन आपने 1.5 लाख रुपए लगाए, इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए पे 12 हजार मिलेगा। कितना बैलेंस हो गया आपका? 1,62,000। बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगले साल 1.5 लाख रुपए फिर जमा किया, और 162 पुराना, पिछले साल का 162, और इस साल 1.5 लाख फिर जमा कर दिया, तो 3,12,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 3,12,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना भाई, पुराना इन्वेस्टमेंट निकाला थोड़ा है। तो आपका इंटरेस्ट 24,960, बैलेंस 3,36,000, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर 2022 में आपने 1.5 लाख जमा कराया, और पिछला 3,36,960 रुपए, टोटल कितना हो गया? 486 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड सो ऑन। 4th ईयर में बच्चों बैलेंस कितना नजर आ रहा है? 729,990। इसका आधा इतना होता है। यू कैन विड्रॉ दिस मनी इन विच ईयर चिल्ड्रन? 7th ईयर। तो हर साल अगर आप डिसिप्लिन तरीके से 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरे एग्जाम्पल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज सो कॉल्ड चिल्ड्रन 8%। इस समय रियलिटी में शायद 7.1 के आसपास चल रहा है इसमें। तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा चिल्ड्रन? 43 लाख। वॉट इट क्लियर? आप इस पूरे 43 लाख रुपए को विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, और इस पे एक पैसा भी सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। ना जमा करते टाइम टैक्स, ना हर साल वाले इंटरेस्ट पे टैक्स, ना मैच्योरिटी पे टैक्स। समझे? बट सर यही पैसा प्रोविडेंट फंड में लगा दें तो म्यूचुअल फंड वाले लोग ऐसे ही समझाते हैं, अरे क्या 7% तो मिलता है। ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। जो बच्चों आपकी इंटरेस्ट इनकम आई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1,73,000, इस पे भी तो टैक्स बचा है। म्यूचुअल फंड में इतना कमाओगे ना, 30% 20% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर लगेगा, तो कम से कम 34,000 तो टैक्स लग गया। तो आपका टैक्स भी तो बचा, वो भी तो आपने रिटर्न में काउंट करिए, वो भी तो आपने रिटर्न में काउंट करिए। तो रफली स्पीकिंग जो 1.5 लाख आपने लगाया, अगर आप ज्यादा पैसे कमाने वाले इंसान हैं, आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर है, तो म्यूचुअल फंड तो कोई, सॉरी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो कोई म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है नहीं। इस पे तो 30% वाला टैक्स लगना है। तो 10 लाख से ऊपर अगर मैं कमा रहा हूं, और मैंने साल भर का म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख, अरे म्यूचुअल फंड क्या क्या सॉरी, प्रोविडेंट फंड में लगभग 1.25 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाया, तो बच्चों 51,000 रुपए टैक्स है इसके ऊपर। कितना? जो सरकार आपसे नहीं लेती है। तो 51,000 टैक्स बचा, 51,000 टैक्स बच गया, वो भी तो आपके रिटर्न्स हैं। इस चीज को कोई जोड़ता ही नहीं है। और अगर म्यूचुअल फंड वाले ये ना पटर पटर करें, तो लोग उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए ना। तो म्यूचुअल फंड वाले ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। क्या बोलते हैं? 8% का तो रिटर्न है। ये नहीं बोलते कि जो 1,73,000 रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया, उस पर सरकार ने टैक्स भी तो आपको छोड़ दिया, ये भी तो आपकी रिटर्न है एक तरह से। समझ में आ गया? तो पहला 1.5 लाख आंख बंद करके आप प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिए। इसके बाद चुलबुल पांडे हैं तो गो फॉर म्यूचुअल फंड, मक्खी सिंह पांडे हैं, जय माता दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? बट पहला 1.5 लाख हर इंसान को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए?
पीपीएफ में। और अगर आपने 8-10 साल इन्वेस्ट कर लिया पैसा, उसका भी मैजिक मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो सबको समझ में आ गया कैसे काम करता है पीपीएफ। अगला मैजिक देखिए बच्चों, अगला मैजिक, नेक्स्ट मैजिक इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज माय आईटीआर चिल्ड्रन। आपको इस आईटीआर में एक जगह डिडक्शन नजर आ रहे होंगे, अंडर चैप्टर 6A मिला चिल्ड्रन, अंडर चैप्टर 6A डिडक्शन मिला सबको। 2,34,000 नजर आ रहा है। इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किए हुए हैं। 1.5 लाख इन पीपीएफ चिल्ड्रन। 50,000 रुपए हैव इन्वेस्टेड इन एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बाकी 24,002 रुपए का सो कॉल्ड मेडिकल इंश्योरेंस। मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया, सरकार ने मेरी इनकम में से उसको हटा दिया, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी ये है चिल्ड्रन, डिडक्शन जो मैंने आपको दिखाया। विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन, द विजिबिलिटी इज ओके, यस नजर आ रहा है 6 से? सर ये क्या है और वो क्या था? वो था जजमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजता है कि भाई आपने जो इनकम पे टैक्स दिया वो एकदम सही था। ये वो कागज है जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्नमेंट को देगा। तो मैंने 1.5 लाख रुपए की छूट कहां पे क्लेम की? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने पैसा लगाया है। गवर्नमेंट कह रही ठीक है 1.5 लाख रुपए आप अपनी इनकम से घटा लीजिए, 50,000 रुपए आपने एनपीएस में लगाया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो भी हटा लीजिए। इतनी बात सुनाई पड़ी बच्चों? इसके बाद आपको यहां पे नजर आ रहा होगा मेरे को पीपीएफ पे सो कॉल्ड इंटरेस्ट मिला कितना बच्चों? जितना मैंने लगाया उतना ही मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। सर ये क्या 100% इंटरेस्ट मिल रहा है? पुराना डिपॉजिट इतना ज्यादा है कि उसका इंटरेस्ट उतना बन गया 7% पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरह से टैक्स में छूट प्राप्ति के लिए मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि जितना लगाया उतना इंटरेस्ट के नाम पे वापस आ गया। तो जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में चल रहे हैं, तो आपको जितना पैसा लगाना है छूट के लिए उतना ही लगभग आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मेरा पीपीएफ बैलेंस रहा होगा 20-25 लाख रुपए का, जिसपे 7-8% के हिसाब से इंटरेस्ट ही 1.5 लाख बन गया। तो व्हाट्स एवर आई हैव गिवन टू द गवर्नमेंट एज माई इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, मेरा ही पैसा, सरकार ले थोड़ा जाएगी, उतना ही मेरे को वापस आ गया। तो डू आई नीड टू हैव एनी टैक्स प्लानिंग? ऑटो चल रहा है सब। तो स्टार्टिंग के 5-7 साल अगर इंसान ने एक डिसिप्लिन सीख लिया इन्वेस्टिंग का, तो आप समझ लीजिए लॉन्ग रन में उसको टैक्स में छूट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, सब ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो ये है बच्चों पीपीएफ के अल्टीमेट एडवांटेजेस। तो जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग चिल्ड्रन, आपका पैसा इतना हो जाता है पीपीएफ में कि जितना आप लगाते हो हर साल टैक्स में छूट के लिए, उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। सो पीपीएफ इज गुड और बैड चिल्ड्रन? गुड। यहाँ पे ये 1,000 और 70,000 लिखा है, ये पुराने लिमिट्स है, इसको मत पढ़िएगा। ओके, तो यूरेका अंकल की कहानी समझ में आ गई सबको? बिपिन डे इज अ कॉलेज स्टूडेंट, स्मॉल अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सेविंग अकाउंट तो 3-3.5% से ऊपर इंटरेस्ट देगा नहीं, और ये बिजी रहते हैं अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने में, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है शेयर मार्केट में, इनको एक सोल्यूशन चाहिए। यूरेका कह रहा है यू शुड गो फॉर, इफ यू आर चुलबुल पांडे, मक्खी सिंह पांडे हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट करिए। रेकरिंग डिपॉजिट में कम मिलेगा 7% के आसपास, बट डूबेगा नहीं। एसआईपी 15% भी दे सकती है, 12 भी दे सकती है, ले भी जा सकती है आपका पैसा। बट अगर आपने ठीक ठाक फंड्स चूज कर लिए हैं तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम है। नहीं सर हमें गारंटी चाहिए, गारंटी तो प्रेशर कुकर के साथ भी नहीं आती है, कभी भी रबड़ फट सकता है उसका। समझ में आ गया? और गारंटी चाहिए तो 7% ले लो फिर। ओके, तो बच्चों समझ में आई सबको प्रोविडेंट फंड वाली बात की नहीं? पक्का? रुकिए एक मैजिक शायद मैं आपको और दिखा पाऊं। देखिए इस साल भी मैंने 150 अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया, और मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला? 171। तो जितना जमा किया उससे, वो लास्ट ईयर का डेटा था, ये इस साल का आईटीआर का डेटा है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 7-8 साल ठीक ठाक इन्वेस्ट कर लिया अपने पीपीएफ अकाउंट में, वो इतना मनी हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट आपको इतना मिल जाएगा, तो आपकी जेब से एक्चुअली कुछ जाएगा नहीं। ठीक है पैसा मेरे पास अभी जेब में नहीं है, ये मेरे को अगले साल मिलेगा गवर्नमेंट से, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात क्लियर हो गई कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग आपको स्टार्टिंग के 4-5 साल बाद करनी है, उसके बाद वही चक्री फिर से घूमने लग जाती है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का?
तो स्टार्टिंग में अगर आपने रेसिपी बुक पढ़ के ठीक से खाना बनाना सीख लिया तो 1 महीने के बाद आपको रेसिपी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। बट स्टार्टिंग में ही आप काम चोरी कर रहे थे, रेसिपी बुक नहीं पढ़ रहे थे, जिंदगी भर रेसिपी बुक पढ़नी पड़ेगी और एकदम जली सब्जी बनाएंगे आप। ओके, तो एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको बता दिया पूरा एसआईपी, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुचा भाटिया इज अ प्रोफेशनल, काफी पैसा इन्होंने कमा लिया, काफी पैसा शेयर्स और फिक्स डिपॉजिट्स में, एसआईपी में और ग्रोथ प्लान में है, बट सो कॉल्ड इनको टैक्स बहुत देना पड़ता है, तो शी शुड गो फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सर इसमें क्या फायदा है? अगेन चिल्ड्रन, 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है, बट अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा लगा दिया है 1.5 लाख रुपए, तो आपको एनएससी में छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि हर जगह 1.5 लाख लगा के छूट ले लोगे, क्यूमुलेटिव छूट है 1.5 लाख की। उसमें चाहे आप पीपीएफ में पैसा लगाइए, चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तीनों में से, या इवन एनपीएस चिल्ड्रन, कहीं भी पैसा लगा दीजिए, सब मिला के क्यूमुलेटिव 1.5 लाख एग्जेम्प्ट होता है। बट एक फायदा मैं आपको एनएससी का बता दूं, एनएससी में लगाए गए पैसे 5 साल बाद वापस आ जाते हैं, वेराज पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए 15 ईयर्स वेट करना पड़ता है। एक और कैच बताता हूं बच्चों, एनएससी का जो इंटरेस्ट है ना चिल्ड्रन, वो टैक्सेबल होता है कुछ केसेस में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो तो टैक्स में छूट मिल जाएगी, चलिए ओके, बट जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। सर कैसे टैक्सेबल होगा? 2022-23 में आपने 1.5 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में लगा दिया, 2023-24 में ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपको 10,500 का इंटरेस्ट देगा। कितने का इंटरेस्ट देगा? 10,500 का। ठीक है, आपकी जेब में नहीं आएगा पैसा, आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 27-28 में आपको पैसा, सॉरी 28-29 में आपको पैसा वापस मिलेगा। 10,500 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आपकी बनी, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा हुआ, आपको नहीं मिलेगा। 23-24 में आपने फिर से अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए 1.5 लाख रुपए के, फिर से इस केस में 10,500 का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आपने 23-24 में अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स 1,39,500 के किए बस, तो आपका 10,500 टैक्सेबल नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये एनएससी पे मिला, ये पैसा सरकार ने फिर से इन्वेस्ट कर दिया आपके नाम पे, ये पैसा सरकार ने फिर से इन्वेस्ट कर दिया आपके नाम पे, और आपने कितना इन्वेस्ट किया? 139,500। तो 139,500 आपने इन्वेस्ट किया, 10,500 आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो गया, तो फिर से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका इंटरेस्ट अब टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और एनएससी में आपका पैसा लगा है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, बट अगर आप इंटरेस्ट छोड़ के बाकी इन्वेस्ट करते हो तो फिर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। 2022-23 में आपने 1.5 लाख रुपए एनएससी में लगाए, टोटल आपने कमाए 25 लाख रुपए, तो सरकार कहेगी 23.5 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम है, 1.5 लाख छूट जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 22-23 में जो एनएससी कराई थी उस पे 23-24 पे कितना इंटरेस्ट बना? कितना इंटरेस्ट बना? जो लोग सो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी बताएं कितना इंटरेस्ट बना? 10,500। इज दैट क्लियर? आपको इस 10,500 पे अगर टैक्स बचाना है तो आप अगले साल 23-24 में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ 139,500 के करिए, ठीक है। बट अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरे 1.5 लाख का किया तो 10,500 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल उस केस में होता है जब आप सब्सिक्वेंट ईयर में पूरा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, अगर नहीं करते तो बच जाता है फिर वो। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो भाई जिनके पास पैसे हैं वो तो 1.5 लाख लगाएंगे लगाएंगे, तो उनको 10,500 पे टैक्स देना है। तो सर वो इतना लगाए, उनको पागल कुत्ते ने काटे 1.5 लाख लगाए? अरे भाई आपने बच्चों वाली बात कर दी। अगले साल 20 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने कमाए और 20 लाख रुपए मिस्टर वाई ने। इज दैट क्लियर? दोनों को 10,500 रुपए एनएससी का इंटरेस्ट भी अपनी इनकम में ऐड करना है। तो दोनों की इनकम कितनी हो गई? 20,10,500, 20,10,500।
मिस्टर एक्स ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया, मिस्टर वाई ने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया। मिस्टर एक्स ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया 139,500 का, और मिस्टर वाई ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया 1,50,000 का। जरा दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। 20 लाख रुपए प्लस 10,500 माइनस 1,39,500, इनको 18,71,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। 18,71,000, और इनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 लाख प्लस 10,500 माइनस 1,50,000, इनको 18,60,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। 20 लाख में 10,500 ऐड किया, माइनस किया 1.5 लाख। हाँ, मिस्टर वाई टैक्स पे करेंगे भारत सरकार को कितने पे चिल्ड्रन? 1860, और ये टैक्स पे करेंगे भारत सरकार को 20 लाख रुपए पे माइनस 1.5 लाख, 18,50,000। किसको ज्यादा इनकम पे टैक्स देना है? आंसर किसको? वाई को। ध्यान से देखिए जरा, सही में वाई को ज्यादा टैक्स देना है? सही में चिल्ड्रन वाई को ज्यादा पे टैक्स देना है? फिर से एक बार लिखूं? फिर से एक बार लिखता हूं, शायद आपका जवाब बदल जाए। दोनों ने 20 लाख अपनी जॉब से कमाया, ठीक है। इन्होंने भी 1,50,000 का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया, पर उस 1,50,000 के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में इन्होंने जमा किया सिर्फ 1,39,500, और जो इन्होंने पिछले साल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाया था, उसका इस साल इंटरेस्ट भी इनको मिला। समझ में आ गया? तो 1,39,500 और 10,500 इन्होंने इस तरह से सरकार से 1.5 लाख की छूट ले ली। ये सरकार को कितने पैसे पे टैक्स देंगे? 18,50,000। मिस्टर वाई ने भी 20 लाख कमाया, इसने भी पिछले साल एनएससी करवाई थी, और इसको भी एनएससी पे इंटरेस्ट मिला होगा। एनएससी पे इंटरेस्ट मिला होगा, तो एनएससी पे जब इंटरेस्ट मिला होगा तो दोनों लोगों को मिला होगा चिल्ड्रन, दोनों लोगों को मिला होगा। बट इसने पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब इनकी भी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 1850। दोनों को एनएससी पे इंटरेस्ट मिला है। मिस्टर एक्स का एनएससी पे मिला हुआ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उनको टैक्स नहीं देना, उनको टैक्स नहीं देना, क्योंकि उन्होंने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 1,39,500 का। बट मिस्टर वाई ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 1 लाख सो कॉल्ड 39,000 का, कि 1,50,000 का? 1,50,000 का। तो अब मिस्टर वाई ने अपना टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट तो किया, बट जो पैसा एनएससी में पिछले साल लगाया था उस पे पोस्ट ऑफिस ने इनको इंटरेस्ट भी दिया है, तो इनकी इनकम कितनी बन गई? 1860। तो ये टैक्स किस पैसे पे देंगे बच्चों? 1860। तो इनके केस में इंटरेस्ट का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा, बट इनके केस में इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन होगा। तो सर एक्स अकलमंद आदमी था, क्या अकलमंद आदमी था, क्या फर्क पड़ेगा? कान चाहे ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बात तो एक ही है। क्यों सर बात एक ही है? एक्स ने बच्चों टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 139,500 के किए। जब इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो कल को रिटर्न भी तो कम मिलेगा। मिस्टर वाई ने पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, तो इसने जब इन्वेस्ट ज्यादा किया तो इसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो आज वाई ने सरकार को टैक्स ज्यादा दिया, ये इसका नुकसान। एक्स ने रिटर्न कम कमाया, ये उसका नुकसान। बात दोनों की बराबर है। समझ में आ गया? तो आपको आज की तारीख में लग रहा है कि सर वाई 18,60,500 पे सरकार को टैक्स देगा, एक्स 18.5 लाख पे देगा, तो एक्स को टैक्स कम देना है, तो कल को इसको रिटर्न भी कम मिलेगा कि उसने इन्वेस्ट भी कम किया है। वाई ठीक है ज्यादा टैक्स दे रहा है, बट उसने इन्वेस्ट भी तो 1.5 लाख किया है, तो उसको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो कुछ लोग ये जानते हैं कि एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, सही जानते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं एनएससी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, सही बोलते हैं।
बट दोनों के बोलने का सिर्फ मुंह से शब्द डिफरेंट निकल रहे हैं, मतलब एक ही है। अगर आपने 1.5 लाख के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर लिए तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है, और अगर आपने 1.5 लाख के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए तो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो इंटरेस्ट वापस से इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको भी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल देती है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? शायद मैं आपको एक मैजिक दिखा दूं, इस मैजिक में आपको ये नजर आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, सो कॉल्ड, यहाँ पे आपको एनएससी का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। लेट मी चेक आउट, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ एनएससी का इंटरेस्ट कहीं पे। ओके, आई हैपन टू हैव नो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, शायद क्योंकि मैं एनएससी फेनएससी में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, बकवास इन्वेस्टमेंट लगता है मेरे को एकदम, ये रिटर्न बहुत कम मिलता है इसमें। समझ में आ गया? और क्योंकि मेरा हर साल 80 का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होना ही होना है, तो मेरे को तो उस पर टैक्स भी देना है। तो बेस्ट इज टैक्स सेव करना है तो पीपीएफ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। एनएससी उनके लिए अच्छी है जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा वापस चाहिए। तो किसी का बच्चा है 24 साल का, 2 3 4 साल में या 22 23 साल का उसकी शादी होनी है, तो उसके पिताजी को पैसा चाहिए, वो प्रोविडेंट फंड तो नहीं खुलवाएंगे ना, 15 साल बाद पैसा मिलेगा। पता लगा बच्चे की भी क्रिस्टल एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। तो दोज पेरेंट्स शुड गो फॉर एनएससी इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर 18 साल की उम्र में बच्चों, या इवन आज ही चलिए पीपीएफ अकाउंट 16 17 साल में खोल डालिए, तो जब तक आप 30 31 के होंगे आपका पीपीएफ का टाइम बंद हो जाएगा, तो आपको लिक्विडिटी बहुत बुढ़ापे में नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? तो बच्चे कहेंगे सर हमने आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। कोई टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा पढ़ना कभी नुकसानदायक नहीं होता है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समझिए क्या होता है, चलो। मिस्टर चैटर्जी रिटायर हुए हैं, अब मैं ज्यादा चैटर चैटर नहीं करूंगा। चैटर्जी अंकल और एसडब्ल्यूपी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। और सो कॉल्ड इसके बाद मेरे को लग रहा है हमारा ये वाला यूनिट फिनिश अप हो जाएगा। यस, और उसके बाद आप पढ़ेंगे सो कॉल्ड बोरोइंग कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, खराब लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक के साथ अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। समझ में आ गया? पक्का? क्योंकि अनलाइक का बटन यूट्यूब पे है नहीं। खोपड़े में बात गई। कोई क्वेश्चंस हो आपके, क्वेरीज हो, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। कुछ वर्बली पूछना चाहे कॉल पे तो पूछ भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू। चलो।